हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। अब दोस्तों, आप सभी भाई बंधु कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे दोस्तों। साथियों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जीएस का प्रैक्टिस सेट। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते होंगे, आपका आरओ का जो एग्ज़ाम है इस संडे को होना है। और दोस्तों, आप सभी लोगों ने अपनी अपनी तैयारी को अंतिम अंजाम भी दे दिया होगा। लेकिन दोस्तों, ये जो अंतिम समय में है, इस समय पर हमें अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए, जिससे कि दोस्तों हमें थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है हमारी तैयारी किस प्रकार की हो रही है। ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों, एग्जाम में किस प्रकार से हम लोग चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चुनाव करते हैं, इसकी भी हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ आकर के अभी इस 50 प्रश्नों के जीएस का जो आपका प्रैक्टिस सेट है, इसमें से अगर आप लोग 40+ स्कोर कर जाते हैं, तो आप लोग ये मान के चल सकते हैं दोस्तों कि आपकी तैयारी बेहतर है। और वही दोस्तों, अगर आप लोगों को जीएस और उत्तराखंड इनके अन्य प्रैक्टिस सेट भी लगाने हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से उन सभी प्रैक्टिस सेट को वहाँ पर चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक शेयर कर दूंगा। आप लोग दोस्तों वहाँ से भी उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा समय न खराब करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, निम्न में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? अब देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी आंसर बताता रहूंगा। और दोस्तों, आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगा लीजिएगा और उसके बाद आप लोग वीडियो को प्ले करके अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने बताना कि इन चारों न्याय में से किस न्याय का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। अब देखिए दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है: सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। इन 3 न्याय की चर्चा दोस्तों, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धार्मिक न्याय की चर्चा हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। वहीं दोस्तों, आप लोग ध्यान में रखेंगे कि हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो केवल एक बार ही संशोधन हुआ है। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यह 3 शब्द दोस्तों उस समय जोड़े गए थे। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? अब दोस्तों, इन 4 डेट में से आपने बताना है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत भारत में कब हुई थी। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25 सितंबर 2014 को दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दोस्तों भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत करी गई थी। अगला प्रश्न हमारा, भारत में निम्न में से कौन यह निर्णय करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं? यानी कि दोस्तों, आपने बताना है कि भारत में यह कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो दोस्तों, इसका निर्णय करता है हमारे लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, जो ये धन विधेयक होते हैं, तो यह केवल केवल दोस्तों लोकसभा में ही, यानी कि सबसे पहले प्रस्तुत किए जा सकते हैं। बाकी जो अन्य विधेयक हैं वो किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो धन विधेयक होते हैं यह केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों, फंडामेंटल जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, इनकी चर्चा दोस्तों किस आर्टिकल में करी गई है, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 51 के ए में, यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 51 के अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्य की दोस्तों हमारी चर्चा करी गई है। अब दोस्तों, कौन से भाग में रखे गए हैं? तो भाग 4 के ए में, यानी कि भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल दोस्तों 51 का क है। आपने इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। वहीं दोस्तों, ये पहले हमारे भारतीय संविधान में शामिल नहीं थे। इन्हें भी दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ही हमारे भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। और दोस्तों, जो ये 42वां संविधान संशोधन है, आपने देखा होगा कि प्रस्तावना में भी 3 शब्द इससे जोड़े गए, मौलिक कर्तव्य भी इसमें ऐड करे गए, और भी बहुत सारी चीज़ें दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा करी गई थी। इसीलिए दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को हमारा लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, आजकल क्या हो रहा है कि हमारी परीक्षाओं में ऐसे दिवस कई ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग दोस्तों इन्हें भली भांति तैयार करके जाइएगा। आपने बताना कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 24 दिसंबर को दोस्तों भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। वहीं दोस्तों 25 दिसंबर को हमारे यहाँ पर सुशासन दिवस, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता की दर कितनी है? और दोस्तों, जनगणना से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न हमारी परीक्षा में बनते हैं, और दोस्तों इससे हमें इस परीक्षा में भी प्रश्न देखने के लिए तो जरूर मिलेंगे। दोस्तों, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं रहा है जिसमें दोस्तों 2011 की जनगणना से प्रश्न ना पूछा गया हो। तो आप लोग दोस्तों जनगणना को भली भांति देख करके जाइएगा। अब दोस्तों, आपने बताना है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता की दर कितनी है। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 82.14% दोस्तों भारत में
पुरुष साक्षरता दर है। वही दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए भारत में कुल साक्षरता दर कितनी है, यानी कि पुरुष और महिलाओं दोनों को अगर मिला दिया जाए तो दोस्तों ऑप्शन ए में जो आपको दिखाई दे रहा है 74.04%, यह दोस्तों भारत में कुल साक्षरता दर है। और वहीं दोस्तों महिलाओं का अगर साक्षरता दर अगर आपसे पूछा जाता है तो 64.46% जो हमें ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, यह भारत में दोस्तों महिला साक्षरता की दर है। अगला प्रश्न हमारा, बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान में दी थी? तो दोस्तों आपने बताना कि कौन से एक कत्यूरी राजा के द्वारा बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए भूमि दान में दी गई थी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ललित सूर्यदेव ने दोस्तों बद्रीनाथ के निर्माण में भूमि दान में दी थी। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अब दोस्तों इन 4 सन में से आपने बताना है कि उत्तराखंड में दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना हमारी किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, वर्ष 1914 में। दोस्तों वर्ष 1914 में हमारे उत्तराखंड में लीग की स्थापना, दोस्तों होम रूल लीग की जो स्थापना है वह दोस्तों विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल और हेमचंद्र आदि ने दोस्तों अल्मोड़ा में करी थी। आपने इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किसके मध्य लड़ा गया था? तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से आपने बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य दोस्तों 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। और इसी युद्ध में दोस्तों बाबर ने पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया था। तो ये प्रश्न भी बनता है कि पहली बार भारत में तोपों का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया था? तो बाबर के द्वारा किस युद्ध में किया गया था? तो दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था, इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। और दोस्तों ये पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर विजयी रहा था। इसके बाद दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध होगा जो 1556 ईस्वी में हुआ था अकबर व हेमू के मध्य। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई कितनी है? अब दोस्तों उत्तराखंड के पर्वतों की ऊंचाई दोस्तों आप लोग थोड़ा सा देख करके जाइएगा, इनसे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रश्न हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई कितनी आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7756 मीटर दोस्तों उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई है। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों ऑप्शन सी में जो आपको दिखाई दे रहा है 7817 मीटर, यह दोस्तों हमारे नंदा देवी की ऊंचाई है। यानी कि दोस्तों नंदा देवी भी पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही है, तो नंदा देवी पश्चिमी जो है दोस्तों वह अधिक ऊंची है, इसलिए दोस्तों 7817 मीटर नंदा देवी पश्चिमी की ऊंचाई है। अगला प्रश्न हमारा, सिमलीपाल जीव मंडल निचय किस राज्य में स्थित है? अब देखिए दोस्तों वैसे तो बहुत सारे हमारे वन्यजीव अभयारण्य मिलेंगे, बहुत सारे जयमंडल आरक्षित क्षेत्र हमें मिलेंगे देखने के लिए, लेकिन दोस्तों सिमलीपाल जो ऐसा है उड़ीसा का, यह दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। पता नहीं दोस्तों क्या है इसका कि इसको हमारे आयोग ने भी कई ज़्यादा बार पूछा है, UKSSC, UKPSC, हर कोई दोस्तों सिमलीपाल जयमंडल आरक्षित क्षेत्र को कई ज़्यादा हमारी परीक्षा में पूछता है, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों कि आपने बताना कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। 1465 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है। और वहीं दोस्तों ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गंगा नदी के बाद। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दोस्तों तब नर्मदा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों गोदावरी जो है वो पूर्व की ओर बहती है और पश्चिम की ओर बहने वाली दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा होगी। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा सभ्यता में पुरातत्वविदों को किस स्थान पर जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो दोस्तों आपने बताना कि जुटे हुए खेत के साक्ष्य इन 4 हड़प्पा स्थलों में से किससे मिले हैं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कालीबंगा से दोस्तों पुरातत्वविदों को जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ से कालीबंगा से नक्काशीदार ईंट भी प्राप्त हुई थी। ठीक है, अग्निवेदिका, पकी मिट्टी का हल, यह दोस्तों सभी यहाँ से प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। और दोस्तों प्रश्न बनता है कि हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा जो हमारा स्थल है इसका दोस्तों उत्खनन कब हुआ था? तो दोस्तों वर्ष 1953 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक यानी कि दोस्तों नाबार्ड कब स्थापित हुआ था? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 12 जुलाई 1982 को दोस्तों नाबार्ड की स्थापना करी गई थी। वहीं दोस्तों इसका मुख्यालय क्या है अगर आपसे पूछा जाता है तो मुंबई में दोस्तों इसका मुख्यालय है। यह दोस्तों कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में वित्त प्रदान करने का काम करता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न मेमोरी में से किसका उपयोग डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग दोस्तों डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, राज्यपाल के अध्यादेश की चर्चा
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में करी गई है। अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि हमारे भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों ही दोस्तों अध्यादेश जारी कर सकते हैं। आपने बताना है दोस्तों कि राज्यपाल के अध्यादेश की चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में करी गई है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, आर्टिकल 213 के तहत दोस्तों राज्यपाल के अध्यादेश की चर्चा करी गई है। और वहीं दोस्तों जब आप देखेंगे 213 को, तो इसमें दोस्तों अगर आप 2 की जगह पर 1 रख देते हैं और 1 की जगह पर अगर आप 2 रख देते हैं तो बनता है आर्टिकल 123। और दोस्तों आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश की चर्चा करी गई है। आपने दोनों को ही ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना उत्तराखंड में कब प्रारंभ हुई थी। अब दोस्तों ये जो राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना है यह हमारे उत्तराखंड में वर्ष 2009 में प्रारंभ हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों किसके नाम पर दी जाती है। तो यह दोस्तों शैलेश मटियानी जी के नाम पर दी जाती है। तो पूरा इसका नाम बैठेगा शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार। दोस्तों कब से दिए जा रहे हैं, वर्ष 2009 से दिए जा रहे हैं। अब पूछा जाता है दोस्तों अलग तरीके से प्रश्न अगर पूछेगा तो बोलेगा कि शैलेश मटियानी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, वहां पर साहित्य आप लोगों ने नहीं लगाना है। अगला प्रश्न हमारा, अनंतपाल का धारसिल शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है। अब दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हो कि पाल वंश के राजा पवारों के रहे थे। तो दोस्तों यह ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनंतपाल का धारसिल शिलालेख दोस्तों पवार वंश का इतिहास हमें बताता है। अगला प्रश्न हमारा, कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी थी। अब दोस्तों आपने बताना कि कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी थी इन चारों में से। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, पल्लव वंश की दोस्तों कांचीपुरम राजधानी थी। और दोस्तों अगर पूछा जाता है कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों सिंह विष्णु इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, संविधान संशोधन की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में करी गई है। अब दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते होंगे हमारे संविधान में अगर कोई चेंज करना होता है तो आर्टिकल कौन सा लागू होता है। तो आर्टिकल 368 लागू होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारे संविधान में संविधान संशोधन की जो चर्चा करी गई है वह आर्टिकल 368 में करी गई है और भाग 20 में इसको रखा गया है। और दोस्तों संविधान संशोधन ये जो हमने लिया है किस देश से हमने ग्रहण किया है, ये प्रश्न भी बनता है। तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से हमने यह ग्रहण किया है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है। अब दोस्तों इन 4 उद्देश्यों में से आपने बताने कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है और यह दोस्तों राज्यों को प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा करी गई है। तो भाग 4 में दोस्तों आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक तत्वों की बात कही गई है। अब दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, वायु की गति किस यंत्र से मापी जाती है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनीमोमीटर से दोस्तों वायु की गति मापी जाती है। वहीं दोस्तों प्रश्न बनता है कि बैरोमीटर से क्या मापा जाता है। तो हवा का दाब, ठीक है, वायु का प्रेशर जो है दोस्तों, हवा का जो दाब है वह दोस्तों बैरोमीटर से मापा जाता है और वायु की गति दोस्तों एनीमोमीटर से मापी जाती है। वही दोस्तों थर्मामीटर से ताप मापने के काम आता है और हाइग्रोमीटर दोस्तों आर्द्रता को मापने के लिए, ह्यूमिडिटी को मापने के काम में आता है। अगला प्रश्न हमारा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसमें दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा जी को। और इसके बाद दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होगी जिसमें दोस्तों अध्यक्ष के तौर पर, परमानेंट अध्यक्ष के तौर पर उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड दोस्तों पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य है। दोस्तों इसकी जो स्थापना है वह वर्ष 2006 में करी गई थी, आपने इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षा प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य पर किया गया व्यय क्या कहलाता है। अब दोस्तों ऐसा व्यय क्या कहलाएगा जो शिक्षा के ऊपर, प्रशिक्षण के ऊपर और स्वास्थ्य पर किया जाएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, शिक्षा प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य पर किया गया व्यय मानव पूंजी कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है। अब दोस्तों इन चारों में से आपने बताना कि कौन सी एक पर्वत चोटी हिमालय पर्वत में स्थित नहीं है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु शिखर दोस्तों यह हमारी हिमालय में स्थित चोटी नहीं है। यह दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी की एक ऊंची चोटी है और इसी में दोस्तों अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू, ठीक है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है हमारी माउंट आबू पर स्थित तो गुरु शिखर ही है। ठीक है दोस्तों, ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न हमारा, भारत के किस राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात उत्तरांचल राज्य अस्तित्व में आया था।
अब दोस्तों आपने बताना है कि जिसमें उत्तरांचल राज्य अस्तित्व में आया था तो वह दोस्तों किस राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद आया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, के आर नारायणन। दोस्तों उस समय हमारे राष्ट्रपति थे और इन्हीं के द्वारा दोस्तों 28 अगस्त सन 2000 को दोस्तों उस पर साइन किए गए थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पर साइन किए गए थे और इसके बाद दोस्तों 9 नवंबर सन 2000 को हमारे उत्तरांचल राज्य का अस्तित्व, उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया था। और दोस्तों 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड भी कर दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि किस एक ग्लेशियर को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जीवित प्राणी का दर्जा दिया है। तो दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि गंगोत्री ग्लेशियर और यमुनोत्री ग्लेशियर, इन दोनों ही ग्लेशियर को दोस्तों उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जीवित प्राणी का दर्जा दिया है ताकि इनका संरक्षण हो सके, और यह दोस्तों इनके द्वारा 2017 में किया गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, यंग इंडिया के संपादक कौन थे। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, यंग इंडिया के संपादक कौन थे। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी दोस्तों यंग इंडिया के संपादक थे। वहीं दोस्तों एक प्रश्न बनता है कि न्यू इंडिया के संपादक कौन थे। तो दोस्तों न्यू इंडिया के संपादक एनी बेसेंट थी। आपने इसको भी ध्यान में रखना है, इन दोनों में दोस्तों काफी कंफ्यूजन हमें क्रिएट हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र दोस्तों ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। वहीं दोस्तों प्रश्न बनता है हमारा कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। तो दोस्तों सोवियत संघ रूस के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। राउरकेला इस्पात संयंत्र दोस्तों जो उड़ीसा में स्थित है वह जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी एन राव दोस्तों संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। आपने इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है, यानी दोस्तों भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई बंदरगाह दोस्तों भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, जो कि दोस्तों सालसेट द्वीप पर स्थित है और इसे ही दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, एक्सेल में सभी फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है। अब दोस्तों आपने बताना है कि आप सभी ने देखा होगा, अगर आप लोगों ने एक्सेल वगैरह यूज़ करा होगा तो उसमें दोस्तों फॉर्मूला वगैरह लगाया जाता है, तो उस फॉर्मूले की जो स्टार्टिंग होती है दोस्तों वह किस चिन्ह से शुरू होते हैं, आप लोगों ने ये बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इक्वल का जो साइन होता है दोस्तों, इक्वल का जो साइन होता है वह एक्सेल में सभी फॉर्मूले इसी चिन्ह से हमारे शुरू होते हैं। अब दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन दोस्तों हमारा ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 243 के में दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। वही दोस्तों प्रश्न बनता है कि हमारा जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है इसका गठन दोस्तों किस आर्टिकल के तहत किया गया है। तो आर्टिकल 324 के तहत दोस्तों केंद्रीय निर्वाचन आयोग का गठन भी किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 17.72% दोस्तों भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है 2011 जनगणना के अनुसार। वहीं दोस्तों अगर आपसे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए कि 2011 जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही, तो दोस्तों 18.81% दोस्तों उत्तराखंड की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है। अगला प्रश्न हमारा, 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, रैमजे दोस्तों 1857 की क्रांति के समय उत्तराखंड में कुमाऊं कमिश्नर के पद पर था। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के समय भारत का, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। और दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ही भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय भी था। आपने इसे भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, मेहरबान सिंह नेगी दोस्तों उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता थे। अब देखिए दोस्तों महाधिवक्ता क्या रहते हैं, जैसे कि हमारे महान्यायवादी होते हैं केंद्र में, उसी प्रकार से प्रत्येक राज्य में दोस्तों महाधिवक्ता होते हैं। और दोस्तों हमारे उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता मेहरबान सिंह नेगी जी थे। किस आर्टिकल में दोस्तों महाधिवक्ता की चर्चा करी गई है, तो आर्टिकल 165 में दोस्तों, आर्टिकल 165 में हमारे महाधिवक्ता की चर्चा करी गई है और आर्टिकल 76 में हमारे दोस्तों महान्यायवादी की चर्चा करी गई है। आपने दोनों को ही ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि उत्तर मध्य यानी कि नॉर्थ मिडिल यानी कि जो हमारा रेलवे है उसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय दोस्तों प्रयागराज इलाहाबाद में
स्थित है। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दोस्तों नई दिल्ली में उत्तर रेलवे का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, किस परमार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करी थी, तो दोस्तों इसका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रताप शाह ने दोस्तों सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करी थी। अब दोस्तों जो प्रताप शाह का टाइम पीरियड था ये 1871 से 1886 तक ये रहा था दोस्तों, और इसके द्वारा दोस्तों 1877 में प्रताप नगर नामक नए नगर की स्थापना भी करी गई थी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये प्रताप शाह ने प्रतापनगर की स्थापना की, कीर्ति शाह ने दोस्तों अपने समय में ही कीर्ति नगर की स्थापना करी थी, और नरेंद्र शाह ने दोस्तों अपने समय में नरेंद्र नगर की स्थापना करी थी। आपने तीनों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, समाजवादी है, पूंजीवादी है, मिश्रित है या फिर सामंती, तो दोस्तों हमारी भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, न्यायिक पुनरावलोकन हमारे संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो दोस्तों यह लिया गया है हमारे ऑप्शन बी अमेरिका के संविधान से। अब दोस्तों इसके तहत क्या है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होगा वो केंद्र और राज्य के विधायी व कार्यकारी आदेशों का परीक्षण कर सकता है, और यदि दोस्तों उसे कोई भी त्रुटि दिखती है तो उसे दोस्तों वह अवैध घोषित भी कर सकता है, चाहे दोस्तों पूर्व में निर्णय भी दे दिए गए हो तो उन निर्णय को भी सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है न्यायिक पुनरावलोकन के जरिए। अमेरिका से हमने यह ग्रहण किए हैं। अगला प्रश्न हमारा, वर्ल्ड कप के एक संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विराट कोहली दोस्तों वर्ल्ड कप के एक संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। वही दोस्तों एक प्रश्न आप लोग और ध्यान रखिएगा कि वनडे क्रिकेट में एकमात्र 50 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो विराट कोहली ही वह बल्लेबाज भी बन गए हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में नैनीताल जिले की सीमाएं नहीं लगती हैं। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश के इन 4 जिलों में से आपने बताना है कि किस जिले से नैनीताल जिले की सीमाएं नहीं लगती हैं, तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिजनौर से दोस्तों नैनीताल जिले की सीमाएं नहीं लगती। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात से गोवा के मध्य किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कोंकण तट के नाम से दोस्तों गुजरात से गोवा के मध्य का तटीय क्षेत्र जाना जाता है। वहीं दोस्तों गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक का जो तटीय क्षेत्र है वह कन्नड़ तट या फिर कनारा तट के नाम से जाना जाता है, और वहीं दोस्तों मंगलौर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित किया गया था, तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, वर्ष 1872 में दोस्तों नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था, और इसके तहत दोस्तों जो महिलाओं की शादी की उम्र रखी गई थी वह 14 वर्ष, और पुरुषों की यानी कि लड़कों की जो शादी की उम्र रखी गई थी वह 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला प्रश्न हमारा, जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी व घोड़े उपहार स्वरूप प्रदान किए थे, तो दोस्तों जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस राजा को जहांगीर ने हाथी घोड़े उपहार में दिए थे, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्याम शाह को दोस्तों जहांगीर ने हाथी व घोड़े उपहार में दिए थे, और इसका जिक्र हमें जहांगीरनामा में देखने के लिए मिलता है। वहीं दोस्तों श्याम शाह के समय की एक प्रमुख घटना है कि जेसुअट पादरियों का श्रीनगर आगमन। ठीक है दोस्तों, इसके समय में जेसुअट पादरियों का श्रीनगर में आगमन हुआ था, और श्रीनगर आने वाला पहला जेसुअट पादरी कौन था यह प्रश्न पूछा जाता है, तो दोस्तों अंतोनिया दा आंद्रोत, दोस्तों अंतोनिया दा आंद्रोत श्रीनगर आने वाला पहला जेसुअट पादरी था। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से भारत में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे भारत में कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। मित्र पर गमछा झाड़ दोस्तों यह इसकी ट्रिक भी बनाई गई है। ठीक है, अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि किन 8 राज्यों में से इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा से दोस्तों भारत में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न हमारा, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो मंदिरों का निर्माण दोस्तों करवाया गया था। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधिकार क्षेत्र में क्या होता है। अब दोस्तों इन 4 जो यहाँ पर आपको वाक्य दिए गए हैं इसमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें दोस्तों उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों का न्यायाधिकार क्षेत्र आता है, तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। दोस्तों यह दोनों ही हमारे न्यायालय जो हैं, चाहे दोस्तों हाईकोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों के ही न्यायाधिकार क्षेत्र में दोस्तों मौलिक अधिकारों का संरक्षण आता है। अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है दोस्तों तो वह हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, आपने इसको ध्यान में रखना है। और दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है। अब दोस्तों इन 4 पुस्तकों में से कौन सी एक पुस्तक यशवंत सिंह कटौच के द्वारा नहीं लिखी गई है, आप लोगों ने दोस्तों बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी
यह पुस्तक दोस्तों यशवंत सिंह कटौच जी के द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी दोस्तों मध्य हिमालय की कला, मध्य हिमालय का पुरातत्व, उत्तराखंड का नवीन इतिहास, यह तीनों ही पुस्तक दोस्तों यशवंत सिंह कटौच के द्वारा लिखी गई है। लेकिन दोस्तों उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी यह दोस्तों धर्मपाल सिंह मंडराल जी के द्वारा लिखी गई है। आपने चारों को ही ध्यान में रखना है। अब दोस्तों आप लोगों का जो भी इसमें स्कोर आ रहा है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों आप लोगों को अगर ये वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को दोस्तों आपके आगामी आर परीक्षाओं के लिए हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों। धन्यवाद।